नमस्कार। आज हम अपने चैनल भीष्म सिनेमा पर एक नए मेहमान के साथ चर्चा करने वाले हैं। वो मेहमान हैं गुणा भाग जोड़ घटाव, रुपया पैसा कैश चेक की दुनिया से निकलकर कला सिनेमा की दुनिया में अपनी पहचान, अपनी अमीर छाप छोड़ते हुए आज हमारे इस मंच पे आए हुए हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई श्री अनिल पांडे जी से। नमस्ते सर। नमस्ते शाह जी। सबसे पहले तो मैं भीष्मा सिनेमा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बातचीत के लिए बुलाया, और निश्चित रूप से आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी सर जीवन की जो यात्रा रही है, बिहार से शायद आप बिलोंग करते हैं। जी। कहाँ से सर? बिहार से कहाँ आप? बिहार, वैसे मैं वैशाली का हूँ, जो जैन लोगों के लिए बहुत ही पावन स्थल है। बौद्धिस्ट के लिए भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। लेकिन मेरी जो मेरा आप कह सकते हैं कि बोर्न इन वैशाली, ब्रॉट अप इन बेगूसराय, तो बेगूसराय में ही मेरा ज्यादा समय गुजरा और वहीं पे ज्यादा थिएटर वगैरह और सब सारी चीजें वहीं हुई। थिएटर से आपने शुरुआत जो है अपने कला की शुरुआत आपने थिएटर से की, तो ये किन लोग, कुछ ऐसे नामचीन जो थिएटर की दुनिया के रहे हों? जी, मैं तकरीबन 1981 से मैं थिएटर के फील्ड में हूँ। और जब हमने बेगूसराय में शुरू किया था उस समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन रंगमंच जो है खासकर दिल्ली, पटना और भी जगहों का रंगमंच बहुत ही समृद्ध था। तो हम लोगों ने भी जब वहाँ शुरुआत की, हमारे से पहले भी कुछ लोग वहाँ शुरू कर चुके थे, तो हमें हर तरह की परेशानियां थी। ढंग के ऑडिटोरियम नहीं थे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने एक बुनियाद रखी, लोगों को जोड़ना शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे नाटक वहाँ किए। उस समय के जितने भी बड़े प्रसिद्ध नाटक, महाभोज, अंधा युग, ये सारी चीजें हमने की। हमारी संस्था आशीर्वाद रंगमंडल उसका नाम है। निर्देशन, इसके निर्देशक कौन हुआ? आप उसमें हमारे जो आशीर्वाद के जो शुरुआती जिनका वो संस्था का गठन किया था, जिन्होंने, हमारे आदरणीय बड़े भाई विजय सिंह पाल हैं, वो अब वहां नहीं रहते हैं, उन्हीं से पहले हमने सीखा और उनका ही निर्देशन अधिकांश होता था। उसके बाद मैंने भी कई नाटकों का निर्देशन किया। क्योंकि वो बरौनी में रहते थे, हम बेगूसराय में रहते हैं, दोनों के बीच की कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोगों ने भी, मैंने और एक मेरे मित्र हैं जो अभी पूर्णिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उमेश आदि, तो हम दोनों ने मिलकर अच्छी शुरुआत की और अच्छे अच्छे नाटक किए। तो वहां से फिर आपने पटना का भी, पटना रंगमंच से भी आपने? जी, उसके बाद वो बीच में एक वो मैं बताऊंगा आपको कि जब हम लोग वहाँ थिएटर करते थे तो क्या था कि फंड की समस्या होती थी और भी समस्याएं थी। तो अक्सर ये होता था कि उसमें बहुत सारे बैंक और LIC वगैरह के लोग आते थे, शाम को आते थे। तो वो अक्सर उनसे बड़ा हमें लगता था कि बड़े मजे वाली जिंदगी है इनकी, शाम को काम करके आते हैं, उनके जेब में पैसे भी हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने ही कहना शुरू किया कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक नौकरी जो है बैंक में ही कोशिश कीजिए, और ईमानदारी है, हो भी जाएगा, मेहनत करेंगे तो, और नाटक कीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा 1 साल मेरा फोकस उस पर रहा और ईश्वर की कृपा और अपनी मेहनत, तो मैं इंडियन बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो गया। और फिर मुझे क्या हुआ कि वहां से बेगूसराय मेरा छूट गया। वहीं पटना? नहीं, बेगूसराय मेरा छूट गया। उसके पहले हम लोग सोचते थे कि वहीं पे कहीं हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, हम काम करेंगे, लेकिन बेगूसराय छूटा। फिर मैं वो
विजयवाड़ा, मद्रास और वो सब जगह होते हुए फिर मैं बिहार पहुंचा। और ये मतलब जब बैंक की आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग मेरी विजयवाड़ा में हुई। अच्छा। और हम लोग उसके पहले मैं बेंगलोर था 1 महीने के लिए, बीच में चेन्नई, फिर हैदराबाद। तो मुझे क्या था कि मैंने सोचा कि टेम्पररी मैं कुछ कर लूं और इस तरह की चीजें हो। अब जब बाहर पोस्टिंग हो गई तो बहुत घुटन सी होने लगी, लेकिन उसमें लोगों ने बताया कि आपको अभी बिहार जाने की संभावना है तो कुछ दिन रुक जाएं। फिर बिहार आ गए। बिहार में भी एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं था। बैंक कौन सी थी? जी, मेरी बैंक इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। जी, तो वहां से, हाँ, ये भारत सरकार की बैंक है। तो वहां से मैं जब आया तो हमें इन लोगों ने पोस्ट कर दिया वहां पे डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद के बीच में वो एक ब्रांच थी वहां पे। फिर वहां से काफी मशक्कत करके, मैं तो इस युगत में था कि थिएटर करूं, तो पटना आ गया। पटना में फिर सतीश आनंद के साथ हमने नाटक करना शुरू कर दिया। साथ बैंक का भी आपका काम जी जी जी। बैंक में उस समय किस पोस्ट पे थे? बैंक में उस समय हमारी जो शुरुआत हुई थी, मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुआ था। तो वो जूनियर लेवल, मैनेजमेंट लेवल का कहा जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। तो उस समय मैं जब डेहरी ऑन सोन में था, कुछ दिन ब्रांच मैनेजर भी था। तो फिर उसके बाद जब पटना आया तो वहां मैं असिस्टेंट मैनेजर था। और शाम को वहां इतना हम लोग कर लेते थे कि फिर मैं सतीश आनंद, जो थिएटर के बहुत बड़े नाम बिहार के हैं, उनके साथ। डेहरी ऑन सोन की बात की, जी, मुझे एक कहीं शायद चर्चा में मैंने सुना कि वहाँ कुछ नक्सलाइटों के साथ आपका कुछ हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अरे वो ऐसा है कि मेरी पोस्टिंग उस समय, ये एक अभी भी बहुत जगह इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप नौकरी में हैं तो शुरुआती पोस्टिंग आपको रूरल ब्रांचेज में दी जाएगी। तो मेरी पोस्टिंग एक लगा दी गई वहां पे, वो डेहरी ऑन सोन में मैं रहता था और औरंगाबाद जाता था। तो औरंगाबाद जो है नक्सलाइट से बहुत ही प्रभावित क्षेत्र था। अब उसमें वो जगह ऐसी थी कि आने जाने की सड़कें भी ठीक से नहीं थी और काफी नक्सलाइट थे और वो हमसे आगे इंटरेक्ट भी करते थे। कई बार हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। वो कहते थे दरोगा जी आए हैं तो ये आए हैं, हम समझते थे कि भाई ये थाने वाले दरोगा है, लेकिन वो उनके कैडर होते थे। तो लेकिन उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता था, क्योंकि मैं कई लोगों की, उनकी जो नीचे लेवल की जो लोग थे, जो गरीब, और उनकी हम मदद करते ही थे। किसी को गाय भैंस के लिए लोन दे दिया, किसी को रिक्शे के लिए दे दिया। तो हमारी इमेज अच्छी थी, लेकिन वो जगह तो मुश्किल था ही। तो और अक्सर उनमें बहुत ही खूनी भिड़ंत होती थी। तो मैं चाहता था कि वहां से निकलूं, कहाँ हूं। तो संभव था कि चलो पटना चलते हैं, क्योंकि डेहरी वगैरह में उतना थिएटर होता नहीं था। तो फिर से अपने रूट की तरफ चले जाएंगे। तो फिर मैं पटना चला गया। वहां एक एक्सीडेंट कुछ ऐसा आप? हाँ, वहां अब नहीं, जब मैं शिफ्ट कर रहा था ब्रांच, तो उस समय बहुत बड़ा वो उन लोगों ने, एक तो देखिए गांव में बैंक होना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है, तो गांव वाले तो विरोध कर ही रहे थे। मैं चाह रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों ने कंडीशन लगाई कि आप जब तक उसको एक अच्छी जगह पे लेकर नहीं आते हो, आप वहीं फंसे रहोगे। तो मैंने वो काम करना शुरू किया। तो उस समय काफी उन लोगों के भी कैडर्स जो थे काफी संख्या में आ गए। पुलिस वाले कुछ थे, उन लोगों ने, एक तो जो पुलिस के इंचार्ज थे, मुझे कहा सर ये बहुत एक आध सेक्शन फोर्स लाना पड़ेगा, नक्सलाइट लोग हैं। तो हमने कहा भाई हमें गोलियां चलवानी नहीं है, हम कन्विंस करके लोगों को यहाँ से शिफ्ट करते हैं कि भाई बैंक यहाँ है, चलो वहां पे है, आपको आने जाने में सिर्फ थोड़ा सा लगता है लेकिन सुविधाएं तो वही मिलेंगी। तो सब उसको ये किया। उस समय बहुत उन लोगों ने ब्लॉकेट डाल के रखा था, करीब शाम 4 बजे तक एरिया शिफ्ट हो रहा था। हाँ नहीं, ब्रांच जो है अब वो मोटरेबल रोड तो थी नहीं उस गांव में। और बिल्कुल हम लोग तो बड़ा मजेदार होता था, बारिश में जाते थे और मैं तो अक्सर गिर जाता था। वहाँ चिकनी मिट्टी है वहां पे, और बड़े अजीब स्थिति थी, और बैंक का भी कोई बिजनेस वहां होता नहीं था बढ़िया। तो हमने कहा कि जहां तक रोड है वहां एक बारून जगह है, वहां ले आते हैं। तो लेकिन लोग नहीं चाहते थे, शुरू से था वहां पे। उसमें और नक्सलाइट की टीम जो लीडर, जी जी जी, वो आए, उनको कन्विंस किया। हमने लड़कों को बोला भाई भारत सरकार का बैंक है, कुछ करोगे मुकदमा हो जाएगा, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, ऐसे है वैसे है। समहाउ उनको कन्विंस करके वो रात के 7-8 बज गए
उन लोगों ने तो ट्रैक्टर वाले को भी धमकी दे रखी थी कि भाई समानगर गया। हाँ गया तो समझ जाओ, तो गांव का जो मेरा ही फाइनेंस किया हुआ ट्रैक्टर वो भाग गया। तो हमने दूसरे गांव वाले को लाया, उन लोगों ने उसे ऐसे काउंटर किया कि भाई तुम्हारा रास्ता तो वही है, हमारे ट्रैक्टर को छेड़छाड़ करोगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। तो फिर समहाउ हमने शिफ्ट किया। मामला फिर शांति से। हाँ हाँ, घर में लोग काफी वरीड हो गए थे मेरे खिलाफ, अखबारों तक में लोगों ने डाल दिया कि आज तक ये बैंक है, ये मैनेजर क्यों ले जाना चाहते हैं। और मैं तो एक था कि भाई बैंक का बिजनेस भी हो, मुझे भी निकलना था वहां से। तो फिर वहां से वो समझिए कि उसके मेरे रीजनल मैनेजर इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें पटना पोस्टिंग देते हैं। उस समय हमारे नॉर्थ में उतनी ब्रांचेस नहीं थी, अब तो इलाहाबाद बैंक के मर्जर के बाद उसमें काफी ब्रांचेज आ गई हैं। तो मैं पटना आ गया और फिर से सतीश आनंद के साथ जुड़ गया। फिर वही रंगमंच हाँ, का सिलसिला। जुड़ गया और रेडियो में भी बीआई आर्टिस्ट ऑडिशन दिया, हो गया। तो हमारी जिंदगी वहाँ बीआई पे क्या था? वो रेडियो में बड़ा शुरू में तो रेडियो था, हमें बड़ी ये रहती थी कि भाई रेडियो नाटक होता है, जरा वो भी हम देखें। तो एक बार गया और उसके बाद जब निकला, उनके कैजुअल आर्टिस्ट होते हैं तो उसमें ग्रेड होता है सी बी हाई ये, तो मुझे डायरेक्ट बी हाई में ही हुआ। तो सतीश जी ने उस समय रिमार्क भी किया, अरे अनिल तुम्हारा ज्वाइनिंग भी हुआ, प्रमोशन भी हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने अंधायु की पंक्तियां सुनाई थी वहां और काफी अच्छा ये हुआ था। तो मैं रेडियो नाटक कर लेता था, बैंक से निकल गया, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया जी दर्शकों को हमारे। हाँ हाँ, वो तो देखिए, उसको करने के लिए तो बहुत मैं भी डर जाता हूँ, लेकिन वो बहुत उसकी फेमस पंक्तियां हैं ना, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। तो वो लाइन वो बड़ा ही चैलेंजिंग स्क्रिप्ट है किसी भी एक्टर्स के लिए। हमारे टाइम में तो एनएसडी के जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते थे उनको ये भेजा जाता था। तो वहां मैंने थिएटर करना उनके साथ फिर से शुरू कर दिया। यही शायद आपकी मुलाकात पंकज त्रिपाठी जी से, शायद पटना के बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे और क्या घटना थी? जी, वो ऐसा है कि हम लोग सतीश आनंद के साथ करते थे नाटक, और सतीश जी का ऐसा था कि आप उनके ग्रुप में सीधे एंट्री नहीं मार सकते थे, काफी लोग वो कतार में लगे होते थे। मैं इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली था कि उन्होंने मुझे, उनके एक सीनियर आर्टिस्ट वो अवेलेबल नहीं थे, तो एक वो नाटक करते थे मुक्तधारा, जिसको हम लोगों ने भारंग में भी किया 2000 में, और वो उन्होंने मुझे वो काम दिया। तो वहीं पंकज रिहर्सल के वक्त वो आता था। तो वो पहले से ही वहां आना? हाँ, पंकज वहां पढ़ता था और बेचारा एक शेफ का काम भी करता था वहां पे। अच्छा, पार्ट टाइम वो भी साथ में। और वो बहुत शुरू से ही मेहनती रहा है। करते हैं। हाँ। तो पंकज को ये था, वो चूंकि बड़ा ग्रुप था तो वो भी आता था अपने कुछ मित्रों के साथ, लेकिन पंकज को वहां से मौका नहीं मिल पाया, चूंकि एक ही वो प्ले कर रहे थे उस समय। और पंकज से फिर उसके बाद जब सतीश आनंद वहां से निकल गए, वो श्रीराम सेंटर में डायरेक्टर हो गए, और उसके बाद एक बिल्कुल गैप सा आ गया कि भाई अब क्या किया जाए। तो एक वहाँ आशीष मिश्रा करके हैं, जब भी हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं वहाँ पे, तो आशीष ने एक ग्रुप शुरू किया। तो हम लोगों ने उसमें प्लान किया कि एक सत्य हरिश्चंद्र किया जाए नाटक। तो उसमें पंकज से फुल फ्लेज हम लोग जुड़ गए। तो पंकज आया तो मैं उसमें देवधर का करता था और उसने गपोले का कैरेक्टर करना शुरू किया। तो पंकज से फिर हम लोग कालिदास रंगाले के पास शाम को अड्डेबाजी करते थे, वहां पे रेडियो स्टेशन के पास। तो उससे जुड़ाव काफी ज्यादा वहां पे, और वो आज तक आपके हाँ बिल्कुल घरेलू रिलेशन, बिल्कुल घरेलू। और ये कह लीजिए कि पंकज काफी उन चीजों को याद करता है, याद रखता है, और उस हिसाब से इज्जत भी देता है। क्योंकि उसके बाद मैं वहां से यहाँ आया तो वो उधर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसका एडमिशन हुआ। तो पंकज ने जब नहीं सोचा कभी एनएसडी के बारे में? जी मैंने ऑलरेडी बैंक में कर रहा था। नहीं, उसमें ऐसा था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1987 में मैंने एनएसडी का भरा था, और मुझे था कि भाई जाना ही है, और हम लोग उस समय नॉलेज पैक थे और अनुभव भी अच्छा था। लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय मेरा एक शो था वहां, जाते ही पूछो साधु की,
और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने कोलकाता में इंटरव्यू, हमारा नियरेस्ट सेंटर वही था। अब कोलकाता देखिए डेस्टिनी है। मेरे लड़कों ने जब वहाँ शो खत्म हुआ, उन्होंने मुझे, वहां पे 2 स्टेशन है, एक बरौनी है, एक मोकामा है, इस दोनों के बीच गाड़ी तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय ले लेती है। तो बरौनी हमारे दोस्तों ने पहुंचा दिया। अब वहां से मोकामा जाने में फिर और वहां से ग्रैंड ट्रंक रूट है, तो 2-3 घंटे का समय जाया हुआ और मैं पहुंचा लेट पहुंचा तकरीबन 11 बजे वहां सेंटर पे। तो रतन थियाम डायरेक्टर थे और थियाम साहब ने मुझे सीधा कह दिया, नहीं 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 नहीं, आप अगली बार आइए, लेट हो गया। मैंने उनको ब्रोशर दिया, सब कुछ समझाने की कोशिश की, तो लेकिन वो माने नहीं। और वो डेस्टिनी देखिए, फिर उसके बाद तो मैं गया ही नहीं। और मैं क्या बताऊं आपको, उस समय दोस्तों ने पैसे देकर मुझे भेजा था, जो कि बाद में मैंने अखबारों में उस समय फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी करता था, तो वो करके ला के फिर वो चीजें दी। तो फिर वही हुआ कि मैं तो जा नहीं पाया। उसके बाद तो फिर बैंक में ही आ गया। फिर पंकज वही जब यहाँ मुंबई आया तो फिर उसको, तो बॉम्बे आप फिर आ गए थे या पंकज पहले आ गए थे? नहीं नहीं, मैं पहले मुंबई आ गया था। तो पटना से कैसे डायरेक्ट फिर बॉम्बे आपका? हाँ, क्या हुआ कि वो मेरे, जब सतीश आनंद जी दिल्ली चले गए, जहाँ श्री राम के वो डायरेक्टर हो गए, तो एक बिल्कुल ही ऐसा लगने लगा कि अब क्या करें। अब हमने, पंकज ने किया, वो औरों के साथ भी करता था। तो फिर क्या हुआ, हमने कहा कि अब मुंबई का ही रास्ता लिया जाए, वही कोशिश करते हैं और भी चीजें करने का। वैसे हमारी प्रायोरिटी में था नहीं कि सिनेमा में और इसमें काम करना। वहां भी हमने कुछ सतीश जी के साथ और लोगों के साथ टेलीफिल्में की थी, दूरदर्शन की। तो हम यहाँ आ गए। उसके बाद पंकज मुझे लगता है 2003 या 4 में यहाँ आया, वो 4 के बाद आया। हाँ, तो आया तो फिर मुलाकातें होने लगी। और ऐसा है कि उस वक्त उसको एक घर की दरकार थी, हम ही लोग की तरह। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, बेचारा वो भी अपना स्ट्रगल करता था, ऐड वाइड कर रहा था। तो उस समय उसने कहा कि किसी तरह मेरा घर हो जाए। तो एक घर उसने चारकोप में देखा हुआ था, कुछ पैसे वो भी लगा रहा था। और हमारे बैंकों में ये है कि जब आप बड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगलर्स के लिए वहां भी खासकर फिल्म बहुत मुश्किल है। हाँ, फिल्म लाइन वालों का। तो संयोग से उस समय ब्रांच मैनेजर्स की पावर होती थी, तो मेरे पावर में वो आ रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट, उस समय मैं कांदिवली ईस्ट में था, उसका सारा फाइल रेडी कर लिया, सैंक्शन कर ही दिया था। लेकिन उसी वक्त मेरा ट्रांसफर हो गया थोड़ा यहाँ नरीमन पॉइंट, ये कप परेड में। फिर हमारे एक नियरेस्ट ब्रांच मैनेजर थे सिंह साहब, उनको मैंने कहा कि भाई ये लड़का बड़ा ईमानदार है, सब कुछ है, और मैंने कर ही दिया है, आपके लिए रिस्क बहुत कम है, तो आप इसको कर दें तो अच्छा हो। कितने का था? तो उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है ज्यादा नहीं था, 15-16 लाख या ऐसे करके कुछ था। तो पंकज ने वो मुझे ले भी गया था। उस वक्त उसके पास एक छोटी गाड़ी भी थी, और वो घर उसने आज भी रखा है। और बड़े ही वो उसकी यादें, और वो बोलता है जब भी मैं उस घर को देखता हूँ, याद करता हूँ, तो आप याद आ जाते हैं। ये उसकी महानता है, बड़प्पन है। और उसने उस घर को अभी उसने अपने किसी रिलेटिव को दिया है। ये तो पंकज जी की बात हो गई जी। कभी पंकज जी, इंडस्ट्री के हिसाब से कहा जाता है कि एक मतलब उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आदमी अपने कलीग या अपने साथी की मदद प्रोफेशनली भी करते हैं लोग, या तो ऐसा कुछ है, ऐसा सहयोग उनके तरफ से आपको अगर? हाँ, उसने, जब मैं उसे अपना इरादा हमने जाहिर किया और जब मैं आ गया फुल फ्लेज, तो उसी से बात की। उसके पहले भी मिला था उससे 2-3 बार, कभी कहीं डबिंग में और कहीं। तो उसने बहुत वैल्यूबल इनपुट्स दिए। और उसके बाद उसने बोला 2-4 कास्टिंग डायरेक्टर्स को से मेरे सामने फोन किया, और मेरे बिना जाने हुए भी फोन किया कि हमारे भैया हैं, अच्छे एक्टर हैं, और ये है, इनका आप ये करो। तो ये चीज किया उसने। और आज भी मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है। जब भी मिलता हूँ बड़ा मोटिवेटिंग रहता है। वो अपने लॉन का पौधा भी दिखाता है, देखिए भैया ये समय से ही ग्रो करता है, सब कुछ है, ऑर्गेनिकली ही चीजें चलती हैं।
और बिल्कुल आत्मविश्वास और ये भी रहता है कि भाई ठीक है, जो चाह रहे हैं वो करें, करना चाहिए। फिर मुझे बोला भी कि आप ये बताया भी कीजिए कि आप बैंक में थे, आपका पैशन है जो आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। तो हम दोनों का जो टैलेंट है, हाँ। उम्र के इस पड़ाव पे, अच्छा। क्या इस टैलेंट को अब कहीं मौका मिल सकता है? कहीं चाचा का रोल, कहीं ताऊ जी का कुछ कहीं तो बनवा दो पंकज भाई, बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, टैलेंट को कभी भी मौका मिल सकता है। मैं कल एक अभिनेता के साथ बैठा था, अनिल जी नाम है उनका, बेगूसराय के हैं, और अनिल भैया, तो वो एक नेशनलाइज बैंक के ब्रांच मैनेजर थे मुंबई में। मेरा पहला होम लोन उन्होंने कराया था घर का, और वो वीआरएस लेके और एक्टिंग के लिए अब मुंबई में प्रयास कर रहे हैं। तो कल मुझसे मिलने आए घर पे, हम दोनों बैठे थे शाम को 2 घंटे। तो मुझसे पूछ रहे थे, पंकज क्या करूं, कैसे करूं? तो हम आपसी बातें कर रहे थे। मैं बोला भैया पहले तो आप अपने ऑडिशन में, मुझे पता नहीं, बड़ा नितांत निजी बात है ये, इस मंच पे कैसे बताना चाहिए, बट याद आ गया, तो वो कर रहे हैं। तो मैं बोला आपका पैशन तो पता चले लोगों को कि जीवन में ठीक है सब चलते रहता है, बट हमारी फिल्म कागज में संवाद था कि अगर हम जो चाहते हैं वो करते हुए हार भी जाएं ना, तो भी मजा आता है। चाहते तो थी ये करना, हमने प्रयास किया, हार गए, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो कास्टिंग करवाऊंगा आपकी। तो ये सब चीजें उसने वो किया हुआ है, और जहां भी होता है वो हमारे लिए करता है। और यही है कि मैं कभी उसको बोलता हूं कि इस तरह से किसी को मेरे लिए बोलो। मैं भी चाहता हूं कि अपने आप जो चीजें हो वो ज्यादा अच्छी होती हैं, और कास्टिंग वालों को वो तो बोलता ही है, और कई बार बिना मेरे जाने हुए भी बोल देता है। तो लोगों से मुझे पता चलता है, अरे पंकज का फोन आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई आदमी ऊपर जाता है ऐसा ही नहीं है, वो आज भी रूट से जुड़ा हुआ है, लोगों की हेल्प करता है। तो इसलिए एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है। साथ एक अपने फील्ड में आप बिल्कुल मानवता है, और किसी को वो ना भी कहता है तो बड़े तरीके से कहता है, बिना किसी को हर्ट किए। ना कहने की भी उनकी व्यस्तता है, हाँ, व्यस्तता है। अभी देखिए, उससे बात हो रही थी, उसका भी कहना ये लाजमी है कि देखिए, जब स्ट्रगल का दौर होता है लोग कुछ भी करते हैं, और जब मान लीजिए आपके पास बहुत चॉइस है, जब आपके पास बड़े बड़े बैनर सामने में है, जिनकी कैपेसिटी है, इतने थिएटर हॉल में रिलीज कर सकते हैं, इतना ये है, तो वो तो नेचुरली वो कोशिश करेगा, नहीं तो उसके लिए भी खतरा है। जी। वो आज उस जगह मुकाम पे रहना है, तो उसको भी अच्छी चीजें करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो ये चीज है। लेकिन वो दूसरों की भी सुनता है। हाल में मैं एक अपने दोस्तों को ले गया था, कुछ हम लोग का ही एक प्रोजेक्ट था, वो बड़े टाइम दिया और आराम से सुना, बड़े वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। तो ये चीजें हैं कि वो एक अच्छा, एक छोटे भाई की तरह है, और मेरा गाइड है, और एक इंसान, निहायत ही उम्दा इंसान है। और ये दिखा था, मुझे शुरू से ही दिखता था। नाटक में भी वो एक क्षण मुझे याद है, जब हमारा इंटरवल हुआ और थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था, तो आया, बोला कि भाई अब आप देखिए, जमाता हूँ, ये करता हूँ। तो ये सब चीजें जो है सीखने की है, और बड़े अच्छे उससे सहयोग मिलता है। और वो एक, मुझे तो लगता है कि वो बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। बहुत सारे जो लोग छोटे जगहों से आके जो इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। और कोई व्यसन भी नहीं, ये भी एक बड़ी चीज है। बिना, यहाँ आप इंडस्ट्री में घूमे हैं तो कई लोग बोलेंगे ये करो वो करो, कोई ये करके बढ़ गया, कोई वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी टैलेंट, किस्मत। अभी कुंभ चल रहा है, जी, आप देख भी रहे होंगे। जी जी, टीवी पे, सोशल मीडिया पे सब जगह उसकी चर्चा है। जी, उसमें एक चर्चा चल रही है, जी, एक बाबा अभय सिंह हाँ, के नाम से, जो हाँ, कहा जा रहा है कि वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं, और उन्होंने वो नौकरी और वो सब छोड़ के बाबा बन गए। जी, आपकी भी चर्चा मैं समझता हूँ जी, कि होनी चाहिए, जी, ये सारे मीडिया और सोशल मीडिया या आम लोगों में भी, कि आप बैंक में मैनेजर जैसे पोस्ट पे, नेशनल बैंक, वो भी सरकारी बैंक, और वो फिर आपने अपने पैशन, अपने कला के लिए, अपनी सिनेमा के लिए छोड़ दिया, तो सवाल तो उठे होंगे घर से, परिवार से, समाज से। देखिए, ये बहुत ही कैसे और क्यों
मतलब आपने ये डिसीजन लिया? जी, ये देखिए एक ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है किसी के लिए। जी। आप क्या होता है, खासकर कोई सरकारी नौकरी, वो भी बैंक का एक बड़ा जी, ऑफिसर, बहुत बढ़िया। हमारे दोस्त देखिए, हमने उसमें, चूंकि मैं ये सोच के आया था कि कुछ दिन बैंक में रहूंगा फिर अपना काम करूंगा, हमारे दोस्त लोग जिन्होंने उसको उस दिशा में बढ़ते गए, मैं भी जा सकता था। आज बहुत सारे लोग, आज वो जनरल मैनेजर हैं, अच्छा, कोई जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर है, डीजीएम है, एक तो हमारे जानने वाले जो हैं, हमारे बाद के बैच के थे, वो ईडी भी हैं हमारे ही बैंक में। तो कहने का मतलब है, मेरा क्या हुआ कि मैं उस तरफ कभी गया ही नहीं, जबकि ईमानदारी से काम करता था। जितने दिन बैंक में रहा, ये नहीं कि भाई ये है, इसलिए बैंक बराबर मुझे मैनेजर बना के ही रखती थी, अच्छे पोजीशन पे ही रखती थी। लेकिन क्या था कि देखिए, वो कहते हैं ना कि जिंदगी चल रही थी, जीवन नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल ही उब गया था आप जीवन की तलाश में। जी जी। और जब जो अंतरात्मा की आवाज जो आपको जी, और जब बैंक में जब अपने लोग आ जाते थे, कलाकार हो, ये हो, खासकर वो मौका मुझे ओशिवारा में मिला, जब कई लोग आ जाते थे इस इंडस्ट्री के, तो बड़ा लगता था जैसे पुनर्जन्म से आप जैसा हो बेचैन हो गया है, जाते होंगे। बेचैन हो जाते हैं। और फिर ये ऐसा डिसीजन था कि जनरली इसमें आपको अपने परिवार के लोग ही जल्दी साथ नहीं देते हैं, ये तो जब तक ना दें। लेकिन हमारे पत्नी और बच्चे इसके लिए तैयार थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, मैं जब छोड़ा, मैंने अपने पिताजी को, कौन से ईयर जी, मैं 2019 में मैंने, और मैं इतना उब चुका था कि मैं थोड़े दिन और कोरोना रहता, काल शायद उस समय चल रहा हो, उसके बाद आ अच्छा, गया। उसके बाद। तो 2019 में ऐसा हुआ कि मैं मई के महीने में, वो कोरोना का इफेक्ट 20 में आया था, 2020 में, फरवरी या मार्च में जी। तो उस वक्त जो है, मैं इतना उब गया था कि मतलब समझिए कि मैं थोड़े दिन और रहता तो मुझे और भी बेनिफिट मिल सकती थी, लेकिन मैं वो निकल गया। वो एक है ना, संस्कृत में कहते हैं कि यद हरे विरजेत तद हरे प्रवर्जेत, मतलब जब मन उचट जाए निकल जाना चाहिए। तो मैंने वो निर्णय लिया, लेकिन मैंने अपने, तो ये चर्चा अपने घर में कर लिया था या अपने घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इसके समर्थन में थे जी। उन्होंने कहा जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया था। आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक ये चीज देखिए, कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है और उसमें कोई नहीं चाहता है, इवन आप नहीं चाहेंगे। मैंने देखा है लोगों को, वो नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं, बिल्कुल। वो एक जो सेट लाइफ की आदत हो जाती है, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैंने अपने एक साल तो मैंने अपने पिताजी को बताया ही नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। तो एक फेसबुक कार्यक्रम में मैं लाइव था रंगकर्मियों से, तो किसी ने बोल दिया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। तो उनके थ्रू खबर मिली आपके पिताजी को? हाँ, तब उन्होंने एक लाइन पूछा, छोड़ दिया क्या? हमने कहा हाँ छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिएक्शन? कोई रिएक्शन, आपको लास्ट उनको भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, और उन्होंने कहा ठीक है। बाद में तो कहते भी थे पहले तो, आज देखिए हम लोग अपने बच्चों को इनकरेज भी करते हैं कि जो आप चाहते हो करो, लेकिन वो जमाना कुछ और था। हमें तो कहा जाता था ये नाटक नौटंकी करके आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, हो सकता है इसको मैं वहां बढ़ने दिया होता तो शायद वहीं, अब हम लोग 8 के स्टूडेंट शायद वहां ज्यादा एक्सेल करते, हमें साइंस पढ़ाया जाता था। तो इस तरह की चीजें हुई। तो लेकिन नौकरी के बाद से मुझे कोई वैसी परेशानी हुई नहीं। मैं ये था कि बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन देखिए जो आदमी जीवन में करना चाहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुखी मतलब हाँ, मन से आप सुखी है ना, तो सब तरह से सुख। जी जी, सबसे बड़ी बात वही है। बाकी चीजें जो है वो खाना हम खा ही लेते हैं, रह ही लेते हैं। जो एक आपकी कला की भूख है, वो आपकी आत्मा की जी जी जी, और आप अपने मन का काम करें ना, तो वो सबसे बड़ी आपको सुकून देता है। तो वो उसमें एक और था भी, आजकल तो बैंक से निकलना भी आसान नहीं है। वो भी मैं मैनेजर था तो काफी समय तक रहा, तो वो भी होता है, वो लोग रिपोर्ट भी लेते हैं, कुछ रहा तो आपके खिलाफ एक्शन भी होगा, वो छोड़ते भी नहीं है। लेकिन ईश्वर की दुआ से मैं सब ईमानदारी से अपना काम करता था। बहुत मित्र बनाए, वो आज मित्र काम भी देते हैं हमें।
तो मैं फिर छोड़ दिया उसको। मैं सोचा अब तो निकलूं, अब तो कुछ करूं, कितने दिन की जिंदगी है, तो अब उससे निकल के, बट मैं हैप्पी हूँ। व्यवस्थित सब लाइफ हाँ, चल रही बिल्कुल, है। देखिए और मैं- अभी आपने ये सिनेमा में भी काफी कुछ किया, हाँ, वेब सीरीज आपने की जी है। जी, अभी ईश्वर की कृपा से जो भी है। ये आपका ये एक फिल्म जो काफी वो डायलॉग पॉपुलर भी हुए, हाँ गंगा जल, जी जी जी। वहां कैसे, मैं बाहुबली हाँ। के बाद वो आपको मिली थी या अब किस वो तरह से? नहीं, उसके पहले थी। हाँ, वो डायलॉग था ना, एक पीस लिया जाए सर, हाँ जी। एकदम फ्रेश है। जी, जी, वो आज भी अच्छा। तो वो क्या है कि वो तो सबसे पहले फिल्म वही मुझे मिली, और मैं वो फिल्म में वैसे सीन कट के बहुत कम रह गए, लेकिन वो बहुत ही एक करेक्टर, वेल डिफाइंड करेक्टर था। और प्रकाश जी ने जब हम सतारा गए शूट करने के लिए, उन्होंने खाने के वक्त वो अलग से मुझे ले जाके बहुत ब्रीफ किया था उस पर। उस समय बैंक में आप थे? हाँ, बैंक में था, थे। बैंक में था। और यहाँ से हम जाते थे सतारा शूट करने के लिए, छुट्टियां ले लेता था किसी तरह से। कितने दिन का वो शेड्यूल? हाँ, वो करते, मुझे लगता है 8-10 दिन का काम रहा होगा, बीच बीच में जाते थे आते थे। उस समय तो उतनी समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैं जूनियर लेवल पे था और वहां था नरीमन पॉइंट में, तो एक डेस्क देखता था तो निकल जाता था। दूसरी ज्यादा समस्या हुई जब उनका जय गंगाजल, जो गंगाजल का पार्ट 2 था, वो भोपाल में हो रहा था। उसमें भी आप? और उसमें भी हमने किया। उसमें तो मैंने छुट्टी के लिए, आपको क्या बताऊं, जो हमारे रिश्तेदार मरे हुए थे उनको ये मार मार के छुट्टियां दी फिर से। अब क्या करेंगे, वो किसी तरह से करना था। जी जी। तो वो छुट्टियों का बहुत मुश्किल होती दोनों थी। जगह बैलेंस करना पड़ा। हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। मैं तो काम ही नहीं कर पाता था। बीच में तो चाचा चौधरी बहुत किया, बहुत सारे एपिसोड किए, लेकिन बैंक से इतना प्रेशर मिलने लगे कि फिर मुझे छोड़ना पड़ा। वो मजाक में वो प्रोड्यूसर बोलते भी थे कि सारे लोग रोल बढ़वाने के चक्कर में रहते हैं, आप रोल कटवाने के चक्कर में हो। प्रकाश जी का क्या सेट पे कैसा काम करने जी, का उनका? प्रकाश जी का मैंने देखा कि जब गंगा जल बन रही थी तो उस समय तो एक नाम उनका अच्छा हो ही गया था, बट उन्होंने बहुत कुछ अपना दांव पे लगा दिया था। अच्छा, गंगा जल? हाँ, गंगा जल में। और वो एक उनका बिलीफ तो जबरदस्त बिलीफ था, कोई एक शब्द से भी छेड़छाड़ करे तो वो बहुत भाग जाते थे। तो प्रकाश जी वहां तो बहुत बढ़िया। एक बार मुझे याद है, मेरे पेट्रोल पंप का सीन था, वो कट गया कि भाई हम और पप्पू ठेकेदार हैं, तो जबरदस्ती वहां से पेट्रोल वोट्रोल भरवा लेते हैं, जो हम लोग चेंज करते हैं, वो सब सीन नहीं रहे। उसके बाद सीधा आता है जहां हम उसकी ब्लाइंडिंग करवाते हैं बदमाशों की। तो वहां याद है कि वो एक जोशीला ड्राइवर था, कॉलिस लिए हुए था, जो बाद में हमने भी एक सीन में यूज किया। तो बिल्कुल वो इतने जोश में था, वो तो मेरी जो पोजीशन थी, खड़ा हूं और वो प्रेस करते जा रहा है मुझे। तो बाद में हम लोग रास्ते में थे, हम प्रकाश जी, देवगन साहब भी थे, सब जा रहे थे। बड़ा मजाक में उन्होंने बोला भी, आज तो अनिल का ये चैप्टर ही क्लोज कर रहा था ये। तो प्रकाश जी में वो चीज थी। और मतलब शॉट के समय पूरा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे डिसिप्लिन, और वो एक चीज है उनमें कि वो सिनेमा को तो अच्छी तरह से जानते हैं, वो चीजें रही हैं उनमें। और दूसरी बार काम किया, ठीक है, अब तो प्रकाश जी ज्यादा व्यस्त हैं, बहुत सारी चीजें उनकी शुरू हो गई हैं, मॉल वगैरह भी है। अजय देवगन जी का? अजय देवगन तो बहुत अच्छे, मैं बोलूंगा कि वो स्टारडम का जरा भी उनको कोई छुआ तक नहीं था। वो ऑलवेज प्रैंक करते थे। वेश तिवारी हैं, वो हैं, फिर बाहर वो वैन छोड़ के हम लोगों के साथ बैठ जाते थे कि नहीं भाई, उनके लिए वैनिटी वैन आती थी, लेकिन बाहर ही जो है वो बैठ के सबों से हंसी मजाक करना। और ये है, गुड ह्यूमन बीइंग है वो, एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ। तो गंगा जल में बड़ा ही मजा आया था और बड़ा अच्छा लगा था उनके साथ। अभी एक अजय देवगन और विजय राज हाँ, जी को लेके कुछ कंट्रोवर्सी आपने भी सुना होगा। जी जी। कहा जा रहा है कि विजय राज जी ने अजय देवगन जी को हाय हेलो नहीं किया, वो कहीं दूर खड़े थे, और जिसकी वजह से उनको फिल्म से निकाल दिया गया, ऐसा ये चर्चा में है जी। क्या ऐसा लगता है कि अजय देवगन इस तरह नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब किसकी बातों पे भरोसा करें। विजय राज का ये वर्जन है, अजय देवगन की टीम कहती है कि भाई ये कुछ और मांग रहे थे। तो ये जो है ना, हर तस्वीर के दो पहलू हैं। उनसे आप पूछें तो, लेकिन जहां तक उनकी इमेज है, और भी एक बड़े एक्टर हैं, एक बार मिल गए मुझे,
उन्होंने कहा जैसे ही अजय देवगन से मिला मैंने उनको याद दिलाया, अच्छा एक काम दे दिया उनको अपनी फिल्म में। तो वो इन चीजों का ख्याल करते हैं। तो इस बारे में अजय देवगन के बारे में तो बहुत ही अच्छी लोगों की भी, हाँ वो उस तरह का उनका कोई नहीं। देखिए जो भी बड़े हैं, अभी मिशन रानीगंज कर रहा था, अक्षय कुमार भी थे जी। तो रादर उन्हें वेट करना पड़ गया हमारे सीन में, चूंकि मुझे कपड़े फिर चेंज करवाने लगे लोग, और एडी वगैरह टेंशन में थे कि भाई अक्षय जी खड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल कूल थे और बड़े प्यार से हाथ मिलाया और सब, फिर हमने सीन किया, वेट किए तो हाँ। तो ये चीजें हैं जो अच्छे बड़े हैं। मतलब जो ये गलत फहमी बन जाते हैं, वो भी एक अच्छे जबकि सेट इंसान पे ऐसा बहुत कम, रेयर ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कम होता है। पता नहीं, मैं तो सुनता हूँ कुछ वैसे आप लोग काम कर चुके हैं जी। तो वो मुझे इन लोगों के बारे में तो नहीं दिखा, दूसरों का नहीं कैसा। इवन अभी सिकंदर का मुकद्दर कर रहा था नीरज पांडे के साथ, तो जिमी शेरगिल, इवन ये आप ले लीजिए ना, ये तमन्ना भाटिया, ये इंसिडेंटली हमारी कस्टमर भी हैं ओशिवारा ब्रांच की, जहां मैं मैनेजर था, बट वो आती नहीं थी, उनके लोग आते थे, लेकिन जब उन्होंने जाना वो भी बड़े ड्यू रेस्पेक्ट देती थी, और सब अच्छे बड़े ही हम्बल किस्म के लोग। तो कुछ लोगों का होगा वैसा। अक्षय कुमार के साथ और भी कोई सीन थी उस फिल्म के अंदर? नहीं, वो देखिए वो था, एक पहला वाला सीन रह गया है और दूसरा एक मोन्टाज टाइप का था, वहीं पे उनका था बुके वगैरह देने का, और वो काफी अच्छे, उसके डायरेक्टर भी बहुत अच्छे इंसान, टीनू देसाई हैं। टीनू जी रुस्तम हिट फिल्म दे चुके हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और मेरे साथ तो इतना अच्छा हुआ कि वो काम काफी अच्छा लगा, डबिंग में भी बहुत। तो आज उनसे मेरा इंटरेक्शन भी होता है, और निश्चित रूप से यदि आगे काम करेंगे तो उम्मीद भी है कि वो काम मुझे देंगे, जी अच्छा ही कुछ देंगे। तो ये चीजें हैं। आपने वेब सीरीज मामला लीगल है, जी उसमें वो कैसे काम मिला? और वो देखिए लोगों के साथ आपका उसमें, शायद रवि किशन जी थे उसके लीड में। जी रवि किशन हैं और भी लोग हैं। तो मेरा जब सीन हुआ, रवि किशन साहब तो नहीं थे, मुझे लगता है उनका एक और यूनिट वर्क कर रहा था। तो लेकिन जो उसके भी डायरेक्टर जो हैं राहुल पांडे, बड़े यंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान और बहुत इंटेलिजेंट। तो राहुल पांडे जी के साथ मुझे काम, जब वो सीन वगैरह किया जो ही था, तो कुछ क्लिप बहुत वायरल हुए हैं, तो वहां भी बड़ा ही अच्छा रहा। और वो एक कास्टिंग एजेंसी से ही यहाँ ऑडिशन करके वो काम मिला। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उस एक्सपीरियंस से फिर उनके साथ काम करने का अभी टीवीएफ के एक शो में जो आने वाली है, उसके डायरेक्टर वही हैं राहुल पांडे ही हैं, ग्राम चिकित्सालय करके अभी आएगी, तो अच्छी बनी है। तो उनसे भी अब ये है कि देखिए आपका व्यवहार और आपका काम ही लोगों से आगे का आपका रास्ता बनाता है। तो इंडस्ट्री में अच्छे लोग, मैं तो अच्छे ही लोगों से टकराया हूँ। तो आपका खुद का भी व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, और खुद आप इतने अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे कलाकार भी हैं। मेरी शुभकामना रहेगी कि आप और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट। देखिए अभी तो बहुत जगह बातें चल रही हैं, यही है अब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अभी कौन से नए प्रोजेक्ट आप? अभी देखिए मैंने एक फिल्म की है, उसमें अच्छा काम है मेरा। संजय त्रिपाठी जी ने उसको डायरेक्ट किया है। उनकी एक फिल्म आई थी अभी, बिन्नी माय फैमिली, अच्छी चली थी। तो मन्नू क्या करेगा, मन्नू क्या, हाँ ये उसमें देखिए कैरेक्टर एक्टर्स में कुछ नॉन लोग हैं, जैसे कुमुद मिश्रा हैं, विनय पाठक हैं, लेकिन लीड में जो लड़का है उसने गर्मी में वो लीड में था, व्योम यादव करके है। तो बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म है, सोशल फिल्म है, तो उसमें एक अच्छा कैरेक्टर है। और वो फिल्म इन्होंने बताया कि सीधा वो 23 मार्च को रिलीज होगी, कांस में दिखाई जाएगी पहले, फिर यहाँ वो ये करेंगे। तो वो काम अच्छा है। फिर ग्राम चिकित्सालय का भी अच्छा है, 2-3 जगह और बात हो रही है। तो लग रहा है कि अब धीरे धीरे ग्राफ जो है, और मुझे अच्छा लगता है कि सिनेमा और वेब का ही काम मिल रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है। आज 2024-25 क्या बदलाव इस दौरान देख रहे हैं? इंडस्ट्री, कास्टिंग, फिल्मों का, वेब सीरीज का, सीरियलों का, किस तरह से आप? देखिए मैं 2-3 चीजें, एक चीज पे अगर थोड़े से बारीकी से, तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। अच्छा,
देखिए मैं जो लेमैन से जो समझ रहा हूँ, पहले तो एक दौर था जो उस टाइप की फिल्में बनती थी और जिसमें एंटरटेनमेंट और ये वो आज भी होना चाहिए, जो मुझे लगता है कहीं कहीं मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से फिल्में भी जो है कम चल हाँ रही कम है। चले। पहले म्यूजिक अच्छा होता था, सब कुछ। हाँ, बाद में क्या हुआ, उस समय जब हम लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते थे या बाहर की जो है बुक्स पे बनाई हुई है, किसी के बायोग्राफी पे बनाई हुई है, ऑटोबायोग्राफी पे बनाई हुई है, तो वो रियलिटी के क्लोज होती थी। शायद आज के दर्शक, मुझे लगता है यंगस्टर, राजकुमार वाली एक्टिंग या देवानंद की लाइक ना करें, लेकिन वो म्यूजिक जो होता था, या फिर आज जो ट्रू रियलिस्टिक का जो दौर चला है, इसमें कई चीजें गड्डमड हो गई हैं। देखिए, एक ही चीज लोग ज्यादा लाइक नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग की तरह बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब आप इसमें ये ले लीजिए कि पहले पहले जो फिल्में बनती थी, एक सिंपल लोगों का फॉर्मूला था, ठीक है, वो बना रहे हैं, लेकिन उस वक्त क्या था, डायरेक्टर और एक्टर का वो सीधा, मुझे लगता है कि उनकी चॉइस, आज भी उनकी चॉइस है, लेकिन वो एक ज्यादा सिंप्लीफाइड था, जिस वजह से कई नए टैलेंट आए। और आज मेरे को थोड़ा सा इसमें लोगों को लग सकता है कि ये, मैं इसमें शायद इस पर उतना कमेंट करने के लायक हूं कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो एक सिस्टम बना हुआ है मेनी टाइम्स, अभी देखिए कास्टिंग एजेंसी है जी, और कास्टिंग एजेंसी क्या है, कई बार वो चीजें जो आपको देते हैं, कई बार तो आप शूट नहीं करते हैं उसमें, फिर भी कहते हैं नहीं भाई आप इसका ऑडिशन कीजिए, ये है। कई बार उनकी ब्रीफ बदल जाती है, डायरेक्टर क्या सोचता है, यहाँ क्या आ रहा है, वहां क्या जा रहा है, तो ये घालमेल जैसा एक माहौल बन बहुत गया है। बड़ा घालमेल जैसा पहले है। क्या होता था कि हम फोटो ऑफिस जी। में जाके बिल्कुल, बिल्कुल। करते थे, डायरेक्टर की नजर होती थी, जी। वो कैरेक्टर वहां से समझता था, जी। फिर जरूरत होती थी तो ऑडिशन या जो भी बिल्कुल, व्यक्ति का- क्योंकि आज भी ये जब कहते हैं कि लुक पे जाते हैं हम, तो लुक पे वो फोटो ही तो दिया जाता था और फिर ऑडिशन ले लेते थे वो। तो ये तो चीज लोगों को ऑडिशन भी नहीं जानते थे एक दूसरे को कि अनिल पांडे जी अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे जरूरत है तो मैं उनको डायरेक्ट कई बार अभी देखा, कुछ आर्टिस्ट हार्ड फील करते हैं कि भाई मेरा अगर तो काम देखा हुआ है, फिर भी कह रहा है ऑडिशन करवा रहे हैं। जी, जी। तो वो मैं क्या देख रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि इसमें कोई बड़ा चीज, कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी ये लोग नहीं कर पा रहे कह हैं। रहे हैं। एक अब ये ठीक है, भीड़ है, उसको हटाने के लिए डायरेक्टर्स कहते हैं कि भाई, प्रोडक्शन हाउस कहते हैं मैंने उनको दे दिया है, वो करेंगे। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसमें भी मोस्टली जो आप देखिए कास्टिंग करने वाले लड़के लोग हैं, सब एक्टर्स हैं, वो सब अपनी वो कुछ मौका मिल जाए, कुछ ये है, ठीक है, उनका एक अलग है, उनकी अलग एजेंडा है। दूसरा क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मेनी टाइम्स आप उनकी पसंद नापसंद भी हो जाती है। हालांकि हर कास्टिंग वाला या हर डायरेक्टर चाहता है मुझे बेस्ट उस रोल के लिए मिले, लेकिन मेनी टाइम्स मैं सुनता हूं, अब मुझे भी लगता है कभी कभी, जब दो चार जगह मुझे भी दो चार कास्टिंग वालों से ही अच्छे काम आए हैं, लेकिन जो दो चार बड़े नाम हैं उनके यहाँ से तो कभी कभी पूरा ये कोई ऑडिशन और ये सब भी गायब रहते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई दूसरे जगह हम काम कर रहे हैं, तो या तो किसी की एक्सपेक्टेशन होगी कि बराबर यहाँ आए। अच्छा, आज एक और प्रॉब्लम ये दिख रही है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कास्टिंग वाले को दे दिया है अपना काम कि भाई तुम कास्टिंग करो, तुम लोगों से मिलो। अरे वो भी नहीं मिलते हैं लोगों से। आप जाएं कुछ जगहों पे, वहां भी एक दीवार थोड़ी समझ हो कास्टिंग की। हाँ। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस से उनको समझ होगी कि मुझे किस कैरेक्टर, बिल्कुल, उसके लुक, उसके एक्शन, उसके हाव भाव। अब वो खुद भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ दो चार लाइन की बातचीत, अगर वही जिसको क्या कहते हैं ये आजकल शब्दों में। उनके हाँ, कम से कम देखिए क्या है, एक तो मैं मानता हूं कि भीड़ भी बहुत हो गई है और तमाम तरह के लोग तो पहले भी देखा जाए वो हमेशा काम भी बढ़ गया है, काफी कुछ वेब सीरीज आ गए हैं। और हमेशा देखिए कि बहुत सारे लोगों को एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग है, वो लिंक जो है ना, वो ऐसे ये सिस्टम अच्छा है, ठीक है, एक आदमी करे सबका करे,
वो कहते भी हैं कि भाई हम तो इंट्रो ले ही रहे हैं, तो उनका हो सकता है। लेकिन संभव मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले आसान था। पहले हम किसी ऑफिस में जाते थे, एक कास्टिंग वाला बैठता था और कई बार वो मिला भी देता था डायरेक्टर से, तो वो उसको लग जाता था भाई ये मेरे काम का है, रख लो, या फिर नहीं यहाँ वो कराना हो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आपने उसके एक प्रोजेक्ट में लुक के लिए बुलाया गया, उसमें नहीं हुआ, किसी और कैरेक्टर में आपको सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल आपका व्यवहार है, लेकिन अब तो सही में घाल बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है कि दौर है, अब ये दौर कब तक चलता है, क्या चलता है। कोरोना आया तो ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो गए। कई बार कोई लोगों को उसमें भी दिक्कत है, भाई कोई बोलने वाला नहीं है घर में, कोई इस तरह से कई बार वो समझ भी नहीं पाते हैं। देखिए एक सीन को आप देखें तो 4 तरीके से लोग परफॉर्म कर सकते हैं, किस मनस्थिति में है, क्या है, कैसा है, कौन चीज चाहिए उसको। तो ये सब चीजें तो है ही, ये नए चैलेंजेस हैं। जो उम्मीद करें कि ये बदलाव हो, और जी बिल्कुल, इसमें टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो ये नहीं होना चाहिए कि सबको आप एक तराजू में रख के जो है, क्योंकि ये ऑडियंस भी अच्छे आर्टिस्टों को बिल्कुल। और आप लाइए ना, कोई टैलेंट ढूंढ के लाइए, ये बंदा देखो मेरा डिस्कवर किया हुआ है, वो शायद लोग हैं। और जब तक आप उनको आप तौलेंगे नहीं, नापेंगे नहीं, मापेंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो ये सारी चीजें एक चेंज और चैलेंज है आज के युग में जो है। चलिए सर, आपसे बात करते करते एक अच्छा हमने समय व्यतीत किया, काफी कुछ आपसे सुनने, समझने, जानने, इंडस्ट्री, परिवार, घर, बैंक, इन सब बारों में जानकारी हमने हासिल की। चलते चलते हम आपसे जो नई पीढ़ी, क्योंकि इंडस्ट्री का आकर्षण तो हमेशा से रहा है। जी बिल्कुल। और पूरे देश, अब तो विदेश से भी लोग आने लगे हैं। NSD से जो पास आउट होके आ रहे हैं, FTI से आ रहे हैं लोग, कई जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, थिएटर से लोग करके 1 साल 2 साल में आ रहे हैं। तो मानना होता है कि बॉम्बे ही उसका मेन बेस्ट पॉइंट है। तो उनके लिए कोई टिप्स, कोई ऐसी बात जो वो भटके नहीं, उनको सही दिशा मिले, ऐसा कोई बात अगर आप कहना चाहें तो। मुझे ये लगता है ना कि मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, देखिए बीच में जो 2000 और 90 के बाद जो दूरदर्शन और ये सब चीजें आई, तो NSD और ये सब के कुछ एक्टर बहुत अच्छे निकले। FTI तो था ही शुरू से, तो इन लोगों ने यहाँ भी जलवा दिखाना शुरू किया। तो ठीक है, ट्रेनिंग लेकर आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि थिएटर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ आप लाउड रहते हैं और यहाँ बिल्कुल ही मामला उल्टा है। नंबर 1 चीज, थिएटर आपको डिसिप्लिन देता है किसी कैरेक्टर को एनालाइज करने का, किसी ये करने का। यदि आपने काफी थिएटर किया है तो निश्चित रूप से ये देखिए एक अनुभव का विस्तार है। अभिनय जो जितना अनुभवी होगा उतने अच्छे से किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकता है, तो वो नई चीजें निकाल सकता है। तो बहुत ज्यादा थिएटर किया हो तो भी अच्छा है, उससे उसकी जबान ठीक रहेगी, उसका ये बाकी चीजें उसकी सही रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अनप्रिपेयर्ड आते हैं, यहाँ भीड़ वाकई हो गई है और वो सारे लैंड करते हैं। कोई कहता है कि भाई मैं तुमको ये सिखाऊंगा, कोई वो सिखाऊंगा। कई बार मुझे आश्चर्य लगता है, कभी कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लड़कों को एक आध बार देखा मैंने, टर्शरी कैरेक्टर के लिए लाइन में खड़े हैं। ये क्या है? या तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है या उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उनको जो काम करना था, उनकी तो दुकान है, चल रही है। तो ये इनको चाहिए प्रिपेयर हो। अच्छा, एक और चीज मैं बोलता हूँ, हो सकता है लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है एक बार अनुराग कश्यप ने भी कहा था कि वो एक्टर सब बड़ा लेजी होता है, और ये बात है। आप देखिए बहुत सारे एक्टर्स अपने क्राफ्ट पे काम नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसी पे जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, फोन करेंगे, ये करेंगे। उनको आप ना देखेंगे किसी चीज का रिहर्स कर रहे हो, ये रियाज की चीज म्यूजिशियन करता है ना, बिल्कुल ना अच्छी किताबें पढ़ के ये कर रहे हैं, ना किसी को अरे कोई संगीत ही सीख लो, कुछ तो यूटिलाइज करो। तो आपने पंकज जी के साथ किसी सीरियल फिल्म में फिर बॉम्बे में काम करने गए? हाँ, उसके साथ एक मौका मिला जब मैं नौकरी में ही था। बाहुबली, प्रकाश झा एक महुआ के लिए सीरियल बनाया उन्होंने, बाहुबली। उसमें पंकज का बड़ा काम था।
और मैं भी जाता था बीच बीच में वहाँ शूट करने के लिए। उसका एसएल वर्ल्ड में, सॉरी एसएल स्टूडियो में उसकी शूट होती थी। तो पंकज तो इतना हम्बल, और ये उसकी इज्जत मेरे प्रति ऐसी रही है। वहां भी वो, अब जैसे उसे सेपरेट मेकअप रूम मिला होता था, लेकिन वो हमें बुला लेता था, नहीं नहीं आइए यहीं बैठिए। तो इन चीजों का था। और उससे काफी पहले आनंद, लोन वाला काम आपने कर दिया था? हाँ नहीं, उसके बाद उससे उसका, पहले? हाँ उसके बाद उसका लोन का काम। अच्छा, उससे पहले की ये? हाँ हाँ। और वो चूंकि पटना से ही जान पहचान थी, तो वो जब आया एनएसडी से तो मेरे घर भी आया था, और दोस्तों के साथ, और भी जो 2-3 मित्र हैं, तो उससे बराबर मैं टच में रहा। और छोटा मतलब कुछ जगहों पे, जैसे कुछ सीरियल वगैरह में तो अब दिखना शुरू हो गया था अच्छे कैरेक्टर में, और बाहुबली में काफी अच्छा काम है उसका। तो वो उसके साथ जो है मतलब आना जाना, वो हमारे घर पे भी आता था। अब व्यस्तताएं हैं तो अब कम आना जाना होता है, मैं ही ज्यादा चला जाता हूँ उसके यहाँ। तो वो चीजें रही उसका, और वो काफी एक बड़ा हम्बल इंसान है। और उस दौरान क्या आपको ऐसा लगता था कि इतने बड़े स्टार? अब ये तो बिल्कुल ही, ये आप क्या बताएं, लेकिन उसमें गुण मौजूद थे। वो मुझे याद है, हम लोग पटना में शाम को चाय वाय पीते थे, अक्सर ये भी आता था। तो वहाँ बड़े नाम थे 1-2 थिएटर के, सतीश आनंद, परवेज अख्तर। तो बोलता था भैया सबकी एक दिन दुकान बंद करा दूंगा। तो इस टाइम की हमें, हम तो हंसते थे, वो हंसाता था। तो वो था। उसके बाद मुझे याद है, जब वो लोन के लिए भी मेरे पास आता था, तो कई बार कई पेपर्स चाहिए होते थे, वाइफ भी आती थी, वो साइन वाइन करना था। उसके बाद वो 1-2 बार मैं उसके साथ जब विजिट करने गया, चल भाई प्रॉपर्टी दिखा दे पंकज, तो रास्ते में भी उस समय भी बोलता था भैया ये इंडस्ट्री में जो है ना, ऐसा नहीं है सब ऐसे हैं कि वो उसका वो था कि हम एक हैं, स्पेशल है और कुछ करेंगे। ये मत समझिए ये सब बहुत तुर्रम खा है। तो ये कॉन्फिडेंस और ये सब, हाँ उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस और कुछ नया करने का उसका जो है ना, वो आज भी इंस्टिंक्ट उसमें है। और मुझे लगता है कि एक गुड एक्टर की ये पहचान है कि सीन को कैसे, देखिए लोग कहते हैं ना अभिनेता बहुत हैं, सब हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो परफॉर्म करने वाला होता है वो कुछ बना लेता है। और पंकज, मेरी जो बातचीत होती है अभी भी उससे, वो जो शुरू में सीन मिलते थे विथ ड्यू परमिशन ऑफ डायरेक्टर, कुछ कर दिया उसने कहा रखो, तो उस टाइप से चीजें करके वो लोग भी उससे कनेक्ट होते गए। तो ये कॉन्फिडेंस और ये चीज करने के मतलब के अंदर भी कुछ अच्छी बातें सोच के अपना बेहतर उसमें निकालने का, हाँ ये नहीं कि जो लिखा हुआ है जैसा है उसमें वो अपना भी कुछ करने की कोशिश, और उससे वो थोड़ा सा उसको, और ईश्वर का ऐसा है कि उसको मौके भी अच्छे मिलते गए, और उसने उसके साथ पूरा न्याय भी किया। तो ये चीज था, वो दिखता था। मुंबई आकर तो दिखने लगा कि वो है उसमें। और थिएटर में भी काफी उसने मेहनत किया बहुत। हालांकि जो सफलता है वो उसने भी ना सोची होगी कि इस तरह से है, लेकिन आज भी वही पंकज है। मतलब लेकिन अंदर की उनकी एक फील थी कि हाँ बिल्कुल। और आज भी वो पुराने रिश्तों का बहुत ख्याल करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उसके स्ट्रगल डेज के जब था, तो हमारे एक सीरियल के डायरेक्टर, दोनों कॉमन फ्रेंड हैं, तो उसको चेंज कर रहे थे कि फिल्म मेरे साथ करो, स्क्रिप्ट वगैरह भेजा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एक दिन बड़े परेशान होकर उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे भाई ये तो जवाब ही नहीं देता है, जरा आप देखिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं पंकज से पूछता हूँ कि वो पहुंची है कि नहीं, हाँ या ना कर दे। उसमें देखिए इतनी बड़ी क्वालिटी है। जब मैंने उसको बताया तो कहा ना भैया आप मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं अभी फोन करता हूं उनको। काम करे ना करे ये क्वालिटी है उसमें। मैं भूल गया, रामनगर में था, फिर उसका दूसरा फोन आया, भैया आपने नंबर नहीं दिया। मैंने नंबर दिया और उसने खुश कर दिया उनको कि भाई ये डेट नहीं है, ये है, देखिए कहना है। उसके बाद हाँ ये इतना, अब वो उनकी जो सारा गुस्सा था, जो हमारे मित्र डायरेक्टर हैं, वो सब हवा हो गई, वो भी तारीफ करने लगे। तो मेरे कहने का मतलब लोगों को सीखना चाहिए इससे कि भाई किसी को, ठीक है कोई परिस्थितियां होती है जब आप काम नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, बोलिए। और भी कई लोगों ने
अब एक मेरे प्रोड्यूसर हैं जान पहचान के, उन्होंने भी कहा भाई मुझे कम से कम उससे बात करवा दीजिए, सुन ले। तो मैंने उसको कहा तो बोला रुकिए मैं बात करता हूँ, आप नंबर लीजिए। उन्होंने समझा दिया, चूंकि उसको कुछ डेट्स की प्रॉब्लम थी, बोला इतना वेट कर सकते हैं तो रुकिए। तो ये सब चीजें हैं, वरना कौन, देखिए आजकल क्या है, काम हुआ, हमने तो बहुतों का लोन किया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बैंक में यहाँ रहा, काफी सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स जो हैं, जो आते गए उनके लिए मैं फाइट करता था बैंक में कि वे नहीं चलो ये, और ये सोच के नहीं किया कि कल को मेरे लिए कुछ करेंगे। लेकिन वो चीज कई और लोगों में नहीं है, लेकिन इसमें है। तो सर ये तो सिनेमा, फिल्म, आपकी बैंकिंग लाइफ, ये सब बात, घर परिवार जी, वो कुछ चीजें थोड़ी सी रह गई, तो उस पर आप? घर परिवार में ऐसा है कि मेरी पत्नी जो है वो हाउसवाइफ हैं जी, लेकिन उसका एक फायदा सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा, बहुत, बिना उसके तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 2 जी। बच्चे हैं, तो एक बेटा पूरा फुटबॉल में ही लगा हुआ है, प्रोफेशनल फुटबॉल, आजकल तो काफी उसमें स्कोप है। हाँ, तो लेकिन वो चीज है, वो धारा के विपरीत है, जहाँ क्रिकेट ही ज्यादा खेला जाता हो। तो हमने उसको सपोर्ट किया हुआ है कि चल हमें पेरेंट्स करें ना करें, उस समय का थिंकिंग वैसा होगा। और एक बड़ा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी यही जॉब करता है, वो भी थोड़े बहुत जन सीए कर लिया है और डिलाइट में काम करता है। और बाकी चीजें हैं सब इन लोगों का सहयोग है, और ईश्वर की दुआ से ईश्वर ने, चूंकि देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप कहीं भी रहें एक अच्छे इंसान बन के रहें। अच्छा इंसान यदि अच्छा एक्टर भी है ना तो और ऊपर जाता है, और वो चीजें लौट के आती हैं। तो मुझे भी जो मैंने अच्छे लोगों को जो सहयोग करा, वो कहीं ना कहीं लौट के आ रही है। हो सकता है उनकी तरफ से ना आ रहा हो, मैं ईश्वरीय विधान से, बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े जोश में हूँ, और लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही आगे होगा। बहुत बढ़िया, आपसे काफी प्रेरणा मिल रही है, काफी बातों से मतलब उत्साह जागृत हो रहा है कि आप इस उम्र में भी, उम्र की बात तो वैसे चेहरे से नहीं झलकती है, लेकिन फिर भी उम्र तो हो ही गई, अनुभव की बात, जो अनुभव इतने दिनों का है आपका, तो और इतने जोश जुनून, वही बात कि मेरे अंदर भी कुछ है, कुछ करके दिखाना है, और दिखा ही रहे हैं। कई बड़ी बड़ी फिल्में, वेब सीरीज कर रहे हैं, और आगे भी निश्चित ही आप करने वाले हैं। आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम आपके समक्ष रूबरू होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मिश्रा जी, और धन्यवाद भीष्मा सिनेमा का, जो आपने मुझे यह सम्मान दिया। धन्यवाद।